20 जुलाई 1969 में एक इवेंट ने दुनिया को हिला दिया। मून पर कदम रखते वक्त नील आर्मस्ट्रांग का वो फेमस स्टेटमेंट, हर किसी के दिलो दिमाग में बस गया। इस इवेंट को पूरी दुनिया में लगभग 530 मिलियन लोगों ने टीवी पर लाइव देखा। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर अमेरिका का झंडा फहराया और 21 घंटे 36 मिनट चांद पर बिताकर वहां से टेक ऑफ कर लिया। पूरी दुनिया में इस बात का जश्न मनाया गया कि इंसानों ने चांद पर अपनी पहुंच बना ली है। फिर जैसे जैसे साल गुजरते गए, एक थ्योरी ने लोगों के दिमाग में जगह बनानी शुरू कर दी। क्या मून लैंडिंग सच में हुई थी या यह एक स्टेज्ड इवेंट था जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए अरेंज किया गया था? इस मिस्ट्री ने दुनिया भर में लोगों की क्यूरियोसिटी को और बढ़ावा दिया और कई लोग इस थ्योरी को सच मानने लगे। लोगों का कहना था कि नासा उस समय इतना कैपेबल नहीं था कि वो इंसानों को चांद पर पहुंचा पाए। इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के दावे कितने स्ट्रांग हैं? क्या सच में नासा द्वारा की गई मून लैंडिंग फेक थी? ये जानने के लिए सबसे पहले हमें हिस्ट्री में पीछे जाना होगा और समझना होगा कि मून लैंडिंग हुई क्यों थी। क्यों नासा ने इतना बड़ा डिसीजन लिया जबकि नासा की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी? जवाब है स्पेस रेस। कोल्ड वॉर के दौरान 1947 से 1991 तक यूएस और यूएसएसआर के बीच एक इंटेंस पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन चल रही थी, जिसे हम स्पेस रेस कहते हैं। इस रेस का पर्पस सिर्फ टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी दिखाना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि कौन सी सुपर पावर दुनिया का फ्यूचर डिफाइन करेगी। ये रेस तब और इंटेंस हो गई जब 1957 में यूएसएसआर ने अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक स्पेस में सक्सेसफुल लॉन्च किया। ये मूवमेंट यूएस के लिए एक हार के रूप में देखा गया, क्योंकि स्पुतनिक का लॉन्च दुनिया को ये दिखाता था कि यूएसएसआर की स्पेस टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है। इसके रिस्पॉन्स में यूएस ने अपने स्पेस प्रोग्राम को रिवैम्प करने का डिसीजन लिया। 1958 में यूएस ने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा का फॉर्मेशन अनाउंस किया। नासा का फॉर्मेशन एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स था स्पुतनिक के लॉन्च का, जिसका मकसद था यूएस को स्पेस एक्सप्लोरेशन में वर्ल्ड लीडर बनाना और यूएसएसआर को हराना। इस बीच यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में एक बोल्ड विजन प्रेजेंट किया, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया कि यूएस का मिशन होगा एक इंसान को मून पर लैंड कराना और सेफली वापस लाना। To achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. ये गोल एक डेयरिंग और एम्बिशन स्टेप था जो नासा को लीड करने वाला था। नासा ने इस ग्रैंड विजन को अचीव करने के लिए अपोलो प्रोग्राम का प्लान बनाया, जो हिस्ट्री का सबसे एम्बिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम माना जाता है। इस प्रोग्राम के अंडर टोटल 17 मिशन प्लान किए गए, जिसमें से 11 काफी सक्सेसफुल रहे। हर मिशन का अपना यूनिक ऑब्जेक्टिव था, लेकिन सबसे फेमस अपोलो 11 मिशन था, जिसमें 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने मून पर अपने पहले कदम रखे थे। ये सक्सेस न सिर्फ नासा के लिए एक साइंटिफिक विक्ट्री थी, बल्कि ये यूएस के कोल्ड वॉर में सुपीरियरिटी को भी सॉलिडिफाई करता था। यूएसए की इस सक्सेस को 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि मून लैंडिंग सच में हुई थी। लोग अभी भी कुछ ऐसी थ्योरीज पर बिलीव करते हैं जो कि नासा के इस सक्सेसफुल मिशन को नकारती हैं। लेकिन क्यों? क्या सच में वो थ्योरीज इतनी स्ट्रांग हैं कि वो नासा को चैलेंज करती हैं, या वो जस्ट स्टूपिड थ्योरीज हैं जिनका कोई सेंस नहीं? क्या सच है और क्या झूठ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहली और शायद सबसे फेमस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि मून लैंडिंग को एक फिल्म स्टूडियो में स्टेज किया गया था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का ये मानना है कि नासा ने एक परफेक्ट सिनेमैटिक इल्यूजन क्रिएट किया। कुछ थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि नासा ने डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक को इसमें इन्वॉल्व किया था, जिन्होंने 1968 में एक फिल्म डायरेक्ट की थी 2001 अ स्पेस ओडिसी। इस फिल्म के बाद स्टैनली विजुअल इफेक्ट्स के माहिर हो चुके थे, इसलिए लोगों का कहना है कि नासा ने स्टैनली के एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके एक फेक मून लैंडिंग वीडियो बनाई जो बिल्कुल रियल लगती थी। इसके जवाब में नासा का कहना है कि ये एक्यूजेशन बिल्कुल गलत हैं। सबसे पहले नासा ने यह क्लियर किया कि मून लैंडिंग की जो वीडियोस और फोटोज हैं वो रियल लोकेशन पर कैप्चर किए गए हैं, जो कि मून पर ही हैं। नासा साइंटिस्ट कहते हैं कि उन्होंने इस मिशन के लिए सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और जो विजुअल्स कैप्चर किए गए उन्हें इसलिए कुछ लोग फेक समझते हैं क्योंकि उस वक्त ऐसी क्वालिटी की फुटेज दुनिया ने कभी नहीं देखे थे। और जहां तक स्टैनली कुब्रिक की फिल्म 2001 की बात है, तो स्टैनली ने खुद बताया कि उन्होंने वो मूवी बनाने के लिए
एस्ट्रोनॉमिकल आर्टिस्ट और एरोस्पेस इंजीनियर्स को हायर किया था, इसलिए उनकी मूवी इतनी रियलिस्टिक लगती है। जब एस्ट्रोनॉट्स ने मून पर यूएस का फ्लैग लगाया तो फुटेज में क्लियरली देखा जा सकता है कि फ्लैग हवा में हिल रहा है, लेकिन मून पर ना तो एटमॉस्फेयर है और ना ही हवा, तो फिर फ्लैग लहरा कैसे सकता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि वैक्यूम में फ्लैग हिलना फिजिकली इम्पॉसिबल है, तो फिर ये कैसे हो सकता है। नासा का जवाब इस थ्योरी पर बिल्कुल सिंपल और लॉजिकल है। नासा कहता है कि उन्होंने वह फ्लैग खास मून के लिए ही बनाया था, जिसके टॉप पर एक रॉड डाली गई थी ताकि फ्लैग हमेशा सीधा बना रहे। फिर जब एस्ट्रोनॉट्स ने फ्लैग को मून के सरफेस पर एक फोर्स के साथ प्लांट किया तो उस प्रोसेस ने फ्लैग और उसकी पोल को मोशन में डाल दिया। अब मून के वैक्यूम में कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं थी जो उस मोशन को रोक सके, इसलिए फ्लैग का हिलना एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस था जो वैक्यूम एनवायरनमेंट में ज़्यादा टाइम तक चला। नासा का कहना है कि मून का वैक्यूम एनवायरनमेंट एक्चुअली एक रीजन है जिसमें मोशन ज़्यादा देर तक सस्टेन रहता है, क्योंकि वहाँ हवा या फ्रिक्शन नहीं होता है जो फ्लैग के मूवमेंट को जल्दी स्टॉप कर सके। मून लैंडिंग कॉन्स्पिरेसी के सबसे शॉकिंग पॉइंट में से एक था स्काई में स्टार्स का ना होना। जब मून लैंडिंग की इमेजेस और वीडियोस को देखा गया तो थ्योरिस्ट ने ये नोटिस किया कि स्काई बिल्कुल ही ब्लैक था और कोई भी स्टार्स दिखाई नहीं दिया। उनका कहना था कि अगर एस्ट्रोनॉट्स सच में मून पर होते तो स्काई में उनको ब्राइट स्टार्स क्लियरली दिखते, लेकिन मून लैंडिंग फुटेज में स्टार्स गायब थे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि नासा ने इंटेंसली स्टार्स को हटा दिया ताकि उन्हें एक्यूरेट पोजीशन पर ना दिखाना पड़े। अगर स्टार्स को एक्यूरेटली प्लेस नहीं किया जाता तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट इसको जल्दी फेक प्रूव कर देते, लेकिन नासा ने इस क्लेम का एक सिंपल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया। नासा कहता है कि मून की सरफेस पर लैंड करते वक्त सन की लाइट इतनी इंटेंस थी कि कैमरा एक्सपोजर सेटिंग को एडजस्ट करना पड़ा, क्योंकि लैंडिंग दिन के वक्त हुई। जब एस्ट्रोनॉट्स मून की सरफेस की फोटो ले रहे थे तो कैमरा को मून की ब्राइट सरफेस और एस्ट्रोनॉट्स के सूट पर फोकस करना था। ब्राइट सनलाइट के कारण स्टार्स की फेंट लाइट कैमरास के सेंसर पर कैप्चर नहीं हो पाई। ये कैमरे के टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से था, ना कि किसी कॉन्स्पिरेसी के हिस्सा। अगर स्टार्स को क्लियरली कैप्चर करना होता तो कैमरा सेटिंग को एडजस्ट करना पड़ता, जो कि उस वक्त का मेन फोकस नहीं था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने मून लैंडिंग फुटेज को देखकर काफी विजुअल इनकंसिस्टेंसीज हाईलाइट की, जैसे कि शैडोज और लाइट का अननेचुरल होना। उनका कहना था कि जब मून पर एक ही लाइट सोर्स यानी सन है तो शैडोज का एंगल एक जैसा होना चाहिए, लेकिन मून लैंडिंग फुटेज में शैडोज का डायरेक्शन एक दूसरे से अलग था। कहीं पर शैडोज बड़े दिखाई देते हैं और कहीं पर शैडोज छोटे दिखाई देते हैं, और कहीं कहीं पर उनके एंगल में फर्क दिखता है। इसलिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि मून लैंडिंग को सेल्फ मेड स्टेज पर शूट किया गया और उसमें कई लाइट सोर्स का यूज किया गया था, लेकिन इस थ्योरी को भी आसानी से डिबंक किया जा सकता है। शैडोज के लिए सन ही एक लाइट सोर्स नहीं था, बल्कि मून की सरफेस को भी एक लाइट सोर्स माना जा सकता है। मून की सरफेस रगेड यानी उबड़ खाबड़ होने के साथ साथ हाईली रिफ्लेक्टिव भी है। मून की सरफेस पर जब सनलाइट पड़ती है तो वो सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर एस्ट्रोनॉट्स और उनके इक्विपमेंट पर पड़ती है, जो शैडोज को डिस्टॉर्ट करती हैं। इस वजह से कुछ शैडोज एक दूसरे से थोड़ा अलग दिखते हैं, और शैडोज के साइज में फ़र्क को हम प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं कि जब सनलाइट किसी ऐसे सरफेस पर पड़ती है जो कि प्लेन हो तो शैडोज सेम साइज की बनती हैं, और अगर रगेड हो तो शैडोज छोटी बड़ी हो जाती हैं। ऐसे ही कई और भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो कि मून लैंडिंग पर सवाल उठाती हैं, जैसे कि नील आर्मस्ट्रांग ने मून पर बज एल्ड्रिन का एक फ़ोटो लिया था, जिसमें बज एल्ड्रिन के हेलमेट में रिफ्लेक्शन को देखें तो नील आर्मस्ट्रांग के हाथ में कोई कैमरा दिखाई नहीं देता। लेकिन कैमरा दिखाई भी कैसे देगा जबकि कैमरा हाथ में था ही नहीं। नासा ने कैमरे को नील आर्मस्ट्रांग के सूट पर लगाया था ताकि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये सारी स्टूपिड थ्योरीज हैं जिन्हें नासा ने बड़ी ही आसानी से डिबंक कर दिया, लेकिन वही नासा के पास इसके इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं जिन्हें काटना इम्पॉसिबल है। जब नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन अर्थ पर वापस आए तो वो अपने साथ कुछ मून रॉक्स भी लाए थे जिनका वेट लगभग 22 केजी था। वो ये दिखाने के लिए कि फ्यूचर में कोई भी मून लैंडिंग को फेक ना समझे। वो जो मून रॉक्स अर्थ पर लाए उन्हें वर्ल्ड के काफ़ी साइंटिफिक लैब्स में स्टडी किया गया। इन रॉक्स की केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर उन्हें अर्थ के किसी भी रॉक से यूनिक बनाती हैं। साइंटिस्ट ने इन रॉक्स का डिटेल एनालिसिस किया और ये प्रूव किया कि ये रॉक्स असली मून से आए हैं। इसके अलावा एक और अनडिनाइबल प्रूफ है जो मून लैंडिंग को सपोर्ट करता है, वो है रेट्रो रिफ्लेक्टर्स का इंस्टॉलेशन। अपोलो 11 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने मून पर रेट्रो रिफ्लेक्टर्स इंस्टॉल किए जो आज भी काम कर रहे हैं। ये स्पेशल रिफ्लेक्टर्स
स्पेस साइंटिस्ट को अलाउ करते हैं कि वो अर्थ से लेजर बीम मून पर फायर करें और उन बीम्स के रिफ्लेक्शन को मेजर करके अर्थ और मून का एग्जैक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकें। ये रिफ्लेक्टर्स तब से एक्टिव हैं और दुनिया भर के ऑब्जर्वेटरीज इन्हें यूज करते हैं। अगर मून लैंडिंग फेक होती तो ये रिफ्लेक्टर्स वहाँ कैसे होते? और जब एस्ट्रोनॉट्स ने टेक ऑफ किया तो लूनर मॉड्यूल का जो डिसेंट स्टेज था जिस पर लूनर खड़ा हुआ था उसको उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया था, जो आज भी वहीं पर मौजूद है। और स्पेस एजेंसीज ने हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप और सैटेलाइट्स के थ्रू इसको आइडेंटिफाई भी किया है। नासा ने अपनी इमेजेस और डाटा को पब्लिक डोमेन में भी रखा है, जो दिखाते हैं कि मॉड्यूल का डिसेंट स्टेज वहां अभी भी है। अगर मून लैंडिंग फेक होती तो ये मॉड्यूल वहां कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये अपने आप में ही एक सॉलिड प्रूफ है कि एस्ट्रोनॉट्स ने सच में मून पर लैंड किया था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर बिलीव करने वाले लोग ये क्यों नहीं सोचते कि यूएसएसआर के पास भी अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी थी और उन्होंने भी अपोलो मिशंस को क्लोजली मॉनिटर किया था। अगर यूएसए ने मून लैंडिंग फेक की होती तो यूएसएसआर के साइंटिस्ट ने इस बात को तुरंत एक्सपोज कर दिया होता, लेकिन यूएसएसआर ने कभी भी इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं दिया। और वो भी उस वक्त मून लैंडिंग के बाद यूएस को कांग्रेचुलेट करते हुए डिक्लेयर कर रहे थे कि ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। यूएसएसआर द्वारा ये वेरिफिकेशन मून लैंडिंग की ऑथेंटिसिटी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान अगर कोई छोटी सी भी गलत बात होती तो यूएसएसआर उसको जरूर एक्सपोज करता। इसलिए ये क्लियर इंडिकेशन है कि मून लैंडिंग सच थी। और दूसरी बात यह है कि मून लैंडिंग सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट या एक एस्ट्रोनॉट्स का काम नहीं था। इसमें हजारों लोग, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। अपोलो प्रोग्राम्स के दौरान बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक नासा में 4 लाख से ज्यादा लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे और ये लोग अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा इस प्रोजेक्ट में लगा रहे थे। अगर मून लैंडिंग फेक होती तो इतनी बड़ी टीम के लोगों को इस बात का जरूर पता चल जाता और ये सीक्रेट कभी नहीं रहता। अब तक के सबूत और रिसर्च को देखा जाए तो ये बात क्लियर है कि मून लैंडिंग एक सच था, एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट जो सिर्फ नासा ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक महान कदम था। नासा ने अपनी टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक रिसर्च और एस्ट्रोनॉट्स की डेडिकेशन से एक ऐसा मिशन कंप्लीट किया जो आज तक इंसानियत के लिए एक माइलस्टोन बना हुआ है। अगर ये एक स्टेज इवेंट होता तो इतने सालों बाद कोई ना कोई सॉलिड प्रूफ जरूर सामने आता, मगर हर टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन के बाद यही साबित होता है कि नासा ने सच में इंसानों को चांद पर उतारा था। आज भी मून पर वो निशान है जो हमारे फ्यूचर को गाइड करता है। हमने चांद पर कदम रखा और आगे भी हमारी जर्नी यूनिवर्स के अनएक्सप्लोर्ड राहों तक जारी रहेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही मिस्टीरियस टॉपिक को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी आप लोग बताइए कि क्या आप भी उनमें से एक थे जो इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर बिलीव करते थे? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मिलता हूँ अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।